गुलशन, वेलकम टू द हेलो। शो। थैंक यू मैम। तो गुलशन, मैं चाहती हूँ पहले कि अपनी ऑडियंस के लिए आपको खुद को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम गुलशन है। मैं पैरा जूडो का हूँ और मैं -70 कैटेगरी में खेलती हूँ। मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। करंटली मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो आपके बारे में आप ज़रा बताएंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा था, और बचपन से, या फिर जूडो जूडो ही क्यों? मतलब बाकी भी स्पोर्ट्स है, राइट? एज अ बीइंग अ गर्ल, आपने इस स्पोर्ट को क्यों चुना? मतलब मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ। 70% मुझे विज़न नहीं है, 30% मुझे विज़न है। ये मेरा बाय बर्थ है। मेरे मतलब फैमिली में किसी को नहीं है, पर मेरे बाद मेरे ब्रदर को आई है। मतलब ये मेरा जेनेटिक बोल सकते हैं इसको कि ये मेरा जेनेटिक है। पर उसके बाद बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि स्टडी में बहुत दिक्कत हुई, ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था। उसके बाद मेरे फादर को स्कूल के बारे में पता चला, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप जो देहरादून में है। मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ से की 12th तक। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस आई। मेरा स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि मैं जूडो में थी शुरू से। मेरा स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ 2006 में। स्कूल लेवल पर ही मतलब पार्टिसिपेशन किया तो मेरे कोच को लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ स्कूल लेवल पे। एक सीनियर प्लेयर थी, वो रेगुलर स्पोर्ट्स में जाती थी। तो फर्स्ट बार मैंने पार्टिसिपेशन किया और मैंने उनको काट दिया रेस में। तो तब मेरे कोच को लगा कि इसको कुछ करवा सकते हैं। पर स्पोर्ट्स का कोई नॉलेज नहीं था, मुझे भी नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं। क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पर स्पोर्ट्स क्या, स्टडी भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल था। एक मतलब सबको लगता था जब हमारा एडमिशन भी कराया गया कि बच्चे को दूर भेज रहे हैं अपने से। पेरेंट्स को सबने ऐसा ही बोला, पर उन्हें नहीं पता था कि शायद आगे जाके कुछ अच्छा हो सकता है। उन्हें लगता था कि विज़न नहीं है, ब्लाइंड है तो कहीं भी स्कूल में डाल दिया है। पर मेरे पेरेंट्स थे जो, उनको लगा कि नहीं, आगे चल के कुछ करेगी। फिर स्कूल में ही मेरे को लगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया। 2009 में मैं फर्स्ट इंटरनेशनल खेली। सिलेक्शन हुआ मेरा 2009 में। उस टाइम पे स्पोर्ट्स को कोई जानता ही नहीं था। नॉर्मल स्पोर्ट्स भी उस टाइम पे लोग बहुत कम देखते थे और पैरा को तो फिर छोड़ ही दो, कोई जानता नहीं था। उसके बाद मेरे दो इंटरनेशनल में दो मेडल आए, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल 100 मीटर और लॉन्ग जंप में। पर हमें कोई फंडिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो फिर मेरे को अपने एग्ज़ाम छोड़ने पड़े। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब मेरे से आगे और बच्चे निकल गए, मैं पीछे हूँ। क्योंकि स्पोर्ट्स की वैल्यू नहीं थी। आज जो वैल्यू है वो उस टाइम पे नहीं थी। फिर ऐसे ही चलता रहा मेरा, और सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल के लिए, मैं नहीं गई। मेरे पेरेंट्स ने भी मना किया, मतलब क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना फंड ही नहीं था कि वो मुझे भेज सके। और स्कूल के पास भी इतना नहीं था कि वो हर बार मेरे लिए फंड कर सके। और फिर मुझे भी नहीं था कि, मुझे था कि कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब कोई बुलाता भी नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था, और पैसा तो छोड़ ही दो, कुछ नहीं मिलता था। बस मेडल लेके आ गए, तुमने घर पे बुला के किसी को लड्डू खिला दिया, बस इतना हो गया, इतना ही था। उसके बाद लगा स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म मेरी लाइफ से। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया स्पोर्ट्स कि नहीं, नहीं करना। मतलब विदाउट प्रैक्टिस नेशनल खेल रही थी, मेडल आ रहे थे। क्योंकि उस लेवल पे जब पहुंच जाते हो तो एक तरीका रहता है प्रैक्टिस करने का, कैसे करना है, टेक्निक क्या है, सब चीज़ें पता रहती है। उस टाइम पे मैं एथलेटिक्स कर रही थी। फिर मैंने स्पोर्ट्स बिल्कुल गैप किया। जब मैं 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस आई, उसके बाद दोबारा मैंने धीरे 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 स्टार्ट किया। पर उस टाइम पे भी थोड़ा पैरा स्पोर्ट्स ऊपर बढ़ रहा था, पर इतना नहीं बढ़ रहा था। मतलब नेशनल पे मेडल आ रहे थे, हम भी खुश थे। हमें लगा इंटरनेशनल का ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिली, पर गई नहीं मैं। मैंने बोला नहीं, फंडिंग का प्रॉब्लम है, कौन भेजेगा, नहीं भेजेगा। और स्पॉन्सर किसी से लेने जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम उनके पास ज़बरदस्ती कुछ भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, टाइप ऑफ ऐसा। खुद को भी गिल्टी फील लगता था। तो इसीलिए कभी किसी से नहीं बोला कि हमको जाना है। स्पॉन्सर नहीं मिला तो नहीं गए, गवर्नमेंट ने फंडिंग नहीं किया तो छोड़ दिया टूर्नामेंट। मतलब उसका इतना वैल्यू ही नहीं था उस टाइम पे।
फिर 2016 में जब दीपा मलिक मैम का मेडल आया, उस टाइम पे पैरा स्पोर्ट्स बहुत ऊपर काफ़ी गया। उसके बाद से ही लोग जानने लगे, उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, मुझे वापसी करनी चाहिए अपनी। और मतलब एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे लगा स्टडी छोड़ के अपनी फैमिली को देखना है मुझे, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस स्टडी पे किया। मुझे लगा कि मुझे वर्किंग होना है, मुझे जॉब करनी है ज़्यादातर। पर मैंने 17 में दोबारा स्टार्ट किया, एथलेटिक्स स्टार्ट किया, पर उस टाइम पे मेरा गैप इतना ज़्यादा हो चुका था कि मुझे लगा मैं आउटडोर में करूँ नहीं करूँ। फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आई, मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। पर मेरे दोस्त थे, कुछ मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने बोला कि नहीं, करना है, कि कर, दोबारा कोशिश कर। और फिर मेरी सबसे बड़ी बात मेरी खुद की जिद थी। फिर मैंने 2000 मतलब जूडो मेरी लाइफ में ऐसे नहीं आया, जूडो मेरी लाइफ में सेल्फ डिफेंस से आया। मैंने सोचा कि मैं सेल्फ डिफेंस सीखती हूँ, सेल्फ डिफेंस सीखा, वो मैं स्कूल में भी मतलब सीखा है, पर प्रोफेशनली नहीं सीखा। फिर सेल्फ डिफेंस सीखा, उसके बाद लगा कि अच्छा पैरा जूडो भी होता है, चलो देखती हूँ एक बार करके, सीखा। फिर फर्स्ट नेशनल खेला मैंने, उसमें मेरा मेडल आया। इंटरनेशनल ट्रायल था, मैंने ट्रायल दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं खुश एकदम कि मुझे लगा कि चलो। फिर मैं एथलेटिक्स भी कर रही थी उस टाइम पे, पर जूडो भी कर रही थी। फिर मैंने एथलेटिक्स को छोड़ा, क्योंकि किसी भी गेम में आप 2 गेम के पीछे नहीं भाग सकते। एक गेम में ही आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो आप एक के पीछे भागो। तो फिर मैं काफ़ी सोचती थी कि मैं क्या करूँ, मैंने बहुत लोगों से डिस्कशन किया, तो फिर मैंने जूडो चुना। मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि उसके लिए मैं टाइम निकाल सकती हूँ, क्योंकि आउटडोर गेम नहीं है, इंडोर गेम है। मैं वर्किंग भी थी उस टाइम पे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था दोनों चीज़ें मैनेज करना, कि मैं जॉब भी करूँ। और फिर इसीलिए मैंने इंडोर गेम चुना, आउटडोर को छोड़ के। फिर 2022 में प्रोफेशनली मैंने जूडो को अपना लिया, बिल्कुल ही। मतलब सब चीज़ छोड़ के एथलेटिक्स मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और जूडो मेरे पहले गई, कोई मेडल नहीं आए। नेशनल में मेडल लग रहे थे, इंटरनेशनली नहीं लगे, चीज़ें समझने में टाइम लगा। उसके बाद मेरा इजिप्ट में मेडल आया, सिल्वर मेडल। फिर मैं खुश थी एकदम। उसके बाद से फिर मुझे मेडल मिलने लगे। फिर एशियन चैम्पियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब मैंने जूडो में ही अपना लेवल बनाया। मेरा वर्ल्ड रैंकिंग 3 चल रहा है अभी, तो मैं वर्ल्ड नंबर 3 पर हूँ। फिर इसीलिए मैंने अब जूडो को ही किया। मतलब अभी मेरा टारगेट एशियन गेम और ओलंपिक है। अभी तो मेरा जो है वो जूडो ही है सब। अभी तो इतने मेडल मिलने के बाद तो चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, सवाल तो नहीं, पर मेनली ये है कि जूडो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं वेट कैटेगरी कम में खेलती थी। उस टाइम पे हमारी 57 कैटेगरी होती थी, पर वो इस ओलंपिक्स के बाद हट गई। फिर मैंने वेट चेंज किया। मैंने अभी 5 मंथ में 10 kg गेन किया है वेट अभी, क्योंकि मेरे को अभी मैं -70 खेल रही हूँ। कहाँ मैं 57 खेल रही थी, और अब मैं, क्योंकि वो वेट कैटेगरी ओलंपिक्स में है, मुझे था टारगेट ओलंपिक्स का लेके मैं चल रही हूँ, तो इसलिए मैंने गेन किया और अब मैं -70 में ही खेल रही हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। तो मतलब आपने जूडो चूज किया इसलिए कि आउटडोर इंडोर, इसके बीच में आपको कुछ पिक करना था तो ये पिक इंडोर। नहीं, मेनली था कि मेरे को अपना वर्क भी मैं कर रही थी। मेनली अगर मैं आउटडोर कोई गेम भी चुनूंगी, उसके लिए मुझे टाइमली निकाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कोच मेरे लिए रात को 8 बजे तक नहीं रुकेगा। अगर मैं कोई इंडोर करती हूँ, वहाँ पे मैं रुक सकती हूँ, मेरे को कोई करा सकता है। आउटडोर में सबके साथ थोड़ा मुश्किल है। आउटडोर में कि भाई अगर कोच ने बोला है तुम्हें 4 बजे आना है तो 4 बजे, हर जूडो का भी ऐसा ही है। पर जूडो में तुम कहीं ना कहीं ढूंढ लोगे कि कोई अकेडमी है, वो 6 बजे चालू होती है। इवनिंग में मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है, आउटडोर में थोड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे लगा वर्किंग के साथ थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने अच्छा, पर तो मतलब बेसिक आपने मतलब चुना हाँ, इसी हिसाब से कि इंडोर इज मोर। हाँ, ये मतलब पर ये था कि एथलेटिक्स मेरा खत्म भी हो चुका था उस टाइम पे। तो फिर मुझे लगा कुछ से करना। आप खेल रहे हो अभी? मैं आप लगा लो, मैं 2006 से खेल रही हूँ। ओके। 2006 में 8-9 इयर्स की होंगी तब से। अच्छा, मतलब आपका फैमिली सपोर्ट तो काफी अच्छा है मतलब।
हाँ, एक टाइम पे था फैमिली सपोर्ट थोड़ा नहीं था, जिस टाइम पे कुछ मिलना नहीं, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं था। अभी भी काफ़ी टूर्नामेंट होते हैं जो हम अपने फंडिंग से करते हैं, और उसमें कोई अभी मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, और जितना है वो मेरी फैमिली ने करना है और मैंने करना है। सिर्फ जैसे एशियन गेम, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इन सब चीज़ों में तो गवर्नमेंट फंडिंग करती है। और जूडो एक ऐसा गेम है जिसके लिए आपको ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं, क्योंकि आपको रैंकिंग बनाने, हमारे यहाँ पॉइंट सिस्टम चलता है जूडो में। अगर तुम 2 टूर्नामेंट नहीं खेलोगे तुम्हारे पॉइंट नहीं बनेंगे, जो खेलेगा उसका रैंकिंग ऊपर जाएगा। जैसे और कोई गेम होता है उसमें होता है आपने एक टारगेट कर दिया है, जब तक कोई उसको तोड़ेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं जाएगा। पर जूडो में ऐसा होता है कि तुमने नहीं खेला तो तुम्हारा पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर मेडल के अलग पॉइंट है, पार्टिसिपेशन के अलग पॉइंट है, एक बाउट निकालिए उसके अलग पॉइंट है, सब चीज़ के अलग पॉइंट है। उस हिसाब से तो ज़्यादा टूर्नामेंट होते हैं। अच्छा, तो मतलब सबसे ज़्यादा अभी के हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि फंडिंग इज़ द मेन चैलेंज हाँ, फॉर यू, या फिर सारे जो भी पैरा एथलीट्स हैं उनके लिए भी एक चैलेंज है क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती है। देखो, गवर्नमेंट का भी अगर कोई ऊपर पहुंच गया है तो उसे सब कुछ मिल जाएगा एकदम। किसी भी जो कोई न्यू आ रहा है वो कम ऊपर पहुंच सकता है, क्योंकि उसके पास या तो अपना जज्बा हो तब वो कर सकता है, वरना एकदम कोई सोचे मैं 1-2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, इतनी इजीली नहीं पहुंच सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का फंड होना या कोई स्पॉन्सर मिलना इतना इजी नहीं होता। तो जैसे आपके घर की फाइनेंशियल क्या है सिचुएशन फिर? जैसे क्या आपके पापा? मेरे फादर गाड़ी चलाते थे पर अभी नहीं चलाते हैं। अभी मेरा भाई वर्किंग है, मतलब अभी ठीक ठाक है, वो गवर्नमेंट जॉब में है। जब आपने स्टार्ट किया तब कैसा था? तब तो बहुत, सिर्फ मेरे फैमिली में मेरे फादर थे, सिर्फ वो गाड़ी चलाते थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हमारे लिए किया, मेरी सिस्टर थी मेरे से बड़ी, उनको भी पूरा एजुकेशन दिया। और मैं और मेरे ब्रदर दोनों देहरादून में पढ़ रहे थे, हमारे लिए किया। और मतलब ये आप खुद समझ सकते हो एक कार ड्राइवर के लिए कि भाई उस टाइम पे सन 2009-10 में 2 लाख रुपए इकट्ठा करना भी मुश्किल था कि भाई टूर्नामेंट के लिए देने हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल था। कि फिर शूज चाहिए, किट चाहिए, हर चीज चाहिए होती थी। स्कूल में डाइट इतनी अच्छी नहीं है पर हम लोग उसी डाइट से काम चलाते थे, जो मिलता था, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाया उस टाइम पे। जो है मतलब उस टाइम पे हमें नॉलेज भी नहीं थी, पता भी नहीं था कि अपने स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने शरीर को कैसे अच्छा रखना है। हमें लगता था दाल चावल रोटी सब्जी है, पेट भरना चाहिए। पर अभी पता चलता है कि डाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब नो डाइट नो फाइट वाला हिसाब है। कोई जैसे नो गेम नो पेन है, ऐसे नो डाइट नो फाइट ऐसे है। तो इसमें जैसे आप बता रहे हो कि फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी थी और पर टूर्नामेंट आपको स्पेंड करना पड़ता है, 2 लाख के आसपास खर्चा आता है अगर इंडिविजुअल कोई भी एथलीट जाना चाहता है। हाँ, ऐसा होता है आराम से आता है। ये डोमेस्टिक लेवल पे भी? हाँ, आराम से होता है। अच्छा, और इतना खर्चा इंटरनेशनल पे अगर अगर आपको जाना है इंटरनेशनल पे होता है 2-2.5-3 लाख रुपए 3 पहुंच लाख जाता तक है का होता है, मतलब ए आराम टू से। जेड आपको ही करना डिपेंड है, करता कोई है आप इसमें? किस कंट्री पे जा रहे हो, हम्म क्योंकि हर कंट्री का खर्चा अलग है, उसी पे हिसाब से मतलब इतना खर्चा हो जाता है उतना हो आराम जाता से। है। ओके, तो मतलब फैमिली सपोर्ट आपको कैसे भी करके फैमिली से बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला है ऑन इनिशियल हाँ, स्टेज, तो आप फैमिली से मिला। मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी थी, फिर उन लोगों ने भी किया काफ़ी। मतलब मेनली ये कह सकते हैं कि एक पिलर मेरे फादर। आपके फादर हैं। वेरी नाइस। ऐसे मतलब होता है कि जब भी घर से सपोर्ट होता है तो ही, स्पेशली गर्ल्स, उनको अगर लाइफ में कुछ करना है और उनके घर के लोग अगर साथ दे तो यूजुअली मतलब हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, कुछ भी चीज़ें करनी है ना। मेरे घर पे तो जैसे मेरे ब्रदर और मैं साथ में थे, तो सब कहते थे लड़का स्पोर्ट्स नहीं करता लड़की करती है। मेरा भाई कुछ नहीं खेलता, मतलब स्पोर्ट्स में क्रिकेट वगैरह खेलता है, पर सब लोग बोलते थे, मेरे पापा कहते थे कि ये बेटी नहीं मेरा बेटा ही है। तो वो दंगल का एक डायलॉग है ना, मेरी छोरी के छोरों से कम है के। तो वही वैसे हिसाब ही है। है ना। हाँ, वैसे ही कुछ हम्म, थोड़ा। जी। तो मतलब वो फादर का ही बहुत ज्यादा वो रहा मेरी लाइफ में तो। मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया। हाँ, उनका तो अभी भी है, पर माँ थोड़ी वैसी होती है ना
कि चोट लग गई, इमोशनल हो जाती है, चोट लग गई मत खेल। कि मत जा, आज रेस्ट कर ले। वैसे थोड़ा होता है ना, फादर तो नहीं, अरे कोई बात नहीं, वहाँ जाके ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। तो कैसे इंट्रोड्यूस कराया था जूडो के लिए, मतलब कैसे फिर कौन फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस कराया था आपको? मतलब जैसे होता है ना, जैसे आप बोल रहे हो कि जूडो एथलेटिक्स भी आप करते थे और जूडो भी आप करते थे, तो एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन जैसे हमारे लिए तो जूडो इज लाइक, अभी भी ऑनेस्टली मैं ये समझती हूँ जूडो कराटे सेम है। नहीं, तो वैसे इंट्रोडक्शन आपका? इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बेसिक तो सेल्फ डिफेंस से सीखना चालू किया, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि प्रोफेशनल जूडो जो सेल्फ डिफेंस है वो भी नहीं है, जो ताइक्वांडो है वो भी नहीं है, वो कुछ और ही है। जब मैं फर्स्ट क्लास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि जूडो ड्रेस लेके आनी पड़ेगी। जूडो ड्रेस आप देखोगे वो थोड़ी होती है हैवी वाइट होती वाली है, ऐसे हाँ जो होती है, पहनते हैं पर लंबी वाली। वाइट ड्रेस बहुत सारी है। कुंसू की भी वाइट ड्रेस है, ताइक्वांडो की भी वाइट ड्रेस है, सबके पास ब्लैक बेल्ट है, सबके पास ब्लू बेल्ट है, वाइट बेल्ट है, पर इसका ड्रेस का फर्क बहुत ज्यादा है। ये हमारी ड्रेस थोड़ी हैवी होती है, लगभग 3 kg ड्रेस ही थोड़ी हैवी है। इसका कॉलर थोड़ा हैवी है, क्योंकि जो टेक्निक है चाहे नॉर्मल जूडो में हो या पैरा जूडो में हो, ब्लाइंड जूडो में हो, उसमें भी ग्रिप का ही मेन रोल है। जो हमारी ग्रिप होती है, एक एल्बो और एक शोल्डर, ये कॉलर बोन, ये 2 ग्रिप हमें स्टार्टिंग में पकड़ाई जाती है। नॉर्मल जूडो में जो नहीं पकड़ाई जाती, नॉर्मल जूडो में 2 लोग खड़े हैं, आमने सामने हैं, उन दोनों को, जैसे उसने रेफरी ने हजमे बोला, उन दोनों को खुद पकड़नी है, अटैक करके खुद पकड़नी है। यहाँ पर रेफरी हमें पकड़ाएगा एक ही पोजीशन में, वो हजमे बोलेगा तो हमारा गेम स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ ब्लाइंड जूडो में और नॉर्मल जूडो में यही फर्क है, वैसे कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं है। नहीं, मुझे एक समझाओ, ये जो 3 kg का क्या लॉजिक है? मतलब ड्रेस 3 kg बट व्हाई हेवी? मतलब जरूरी नहीं कि वो 3 kg हो, थोड़ा सा कम भी हो सकती है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है। ड्रेस का बहुत टाइप है ड्रेस का, कि नॉर्मल ड्रेस अलग है, इंटरनेशनल ड्रेस अलग है। हमारी ड्रेस कंपटीशन से पहले चेक होती है। इसका कोई इफेक्ट होता है क्या ड्रेस का? मतलब हाँ, जैसे यूजुअली हमने देखा है कि जैसे वाइट ड्रेस जैसे मैं बोल रही हूँ, तो वो हम वेयर करते हैं, इसका नहीं, हाँ इसमें जैसे अगर हम इंटरनेशनली जाते हैं ना, तो हमारी ड्रेस भी चेक होती है कि वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है कि नहीं है। उसमें जो कपड़ा यूज हुआ है, क्योंकि कुछ कपड़े से ही वो बनती है, कुछ ही ब्रांड ऐसे हैं जो अप्रूव्ड होते हैं, सारे ब्रांड नहीं अप्रूव्ड होते। वो हमारी ड्रेस भी पहले चेक होती है कंपटीशन से पहले, उसमें पूरा प्रॉपर मशीन डाल के चेक किया जाता है, स्टैंप लगती है, तब वो अप्रूव्ड होती है। जैसे और किसी स्पोर्ट्स में आप देखोगे, मतलब मुझे इतना आइडिया ज़्यादा स्पोर्ट्स का नहीं है, मतलब एथलेटिक्स का मुझे आइडिया कि तुम कुछ भी पहन लोगे तो ठीक है, हाँ तुम्हारा कंफर्टेबल होना चाहिए। इसमें जूडो में ऐसा नहीं है। तुम्हारा कंफर्टेबल, अगर तुम्हें वो ड्रेस छोटी है, क्योंकि वो दूसरे को पकड़ने में इजी नहीं है, दिक्कत दे रही है, क्योंकि उसमें ग्रिपिंग होनी चाहिए। अगर मैं कोई छोटी ड्रेस पहनूंगी, उसमें गैप ही नहीं है इतना, तो वो दूसरा इंसान मेरा ग्रिप नहीं पकड़ सकता ना, उसको पकड़ने में दिक्कत होगी। बॉडी टच नहीं होना चाहिए। बॉडी टच नहीं होना चाहिए। जो है वो ड्रेस का ही सारा रोल है, ग्रिपिंग उसी की है। डायरेक्ट आप कोई हेड नहीं पकड़ सकते, डायरेक्ट आप कोई पैर नहीं पकड़ सकते, नेक नहीं पकड़ सकते, डायरेक्ट कुछ नहीं पकड़ सकते। चाहे आप बैक से भी पकड़ेंगे तो ड्रेस ही पकड़ेंगे, डायरेक्ट उसका ये पंच नहीं कर सकते, ऐसे करके नहीं पकड़ सकते, ये ड्रेस का ये पकड़ेंगे, ये नहीं पकड़ सकते। ओके, तो ऐसा हुआ क्या कभी स्कूल में? जैसे अब स्कूल टाइम से सीख रही हो, राइट? स्कूल टाइम पे पर इतना प्रोफेशनल नहीं था, प्रोफेशनल नहीं, बट उस गेम में एंटर किया, तो कोई भी गेम से होता है ना, कुछ भी स्टार्ट करो तो हम थोड़ा सा आसपास अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, किसी को पकड़ के मार। हाँ अच्छा, मारा है? हाँ मारा है। कौन था वो शिकार? स्कूल में ऐसा होता था कि सैटरडे हमें मिलता था पिच खेलने के लिए क्रिकेट। हमें लगता था कि चलो आज बॉयज़ की टर्न नहीं है तो हम ही खेलेंगे। तो एक बार एक बॉयज़ था तो बोला नहीं हम खेलेंगे। मैंने उसको पकड़ा और एकदम गिरा दिया। फिर थोड़ा सा हमारी लोग जो हुई, तो फिर इसलिए थोड़ा सा मेरे से लोग डरते थे। बेचारा बच के रहना कि नहीं मार देगी। अच्छा, कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़का आए, प्रपोज किया, अरे चल दिखा आ जा? नहीं, कभी किया भी तो फिर बोला नहीं। मतलब प्यार से हैंडल किया, वहाँ पे अपनी स्किल नहीं दिखाई कोई? हाँ गुड। तो वहाँ पे तो चांसेस है, मतलब शांति से सुन लेगी, है ना? हाँ, सुन तो सब जगह सकते हो। स्पोर्ट्स में भी सॉफ्ट है, जूडो दिखता हार्ड है पर अंदर से सॉफ्ट है जूडो।
हाँ, दिखने में तो बहुत हार्ड है। बचपन में एक बार मेरे पापा ने मुझे लगाया था, मतलब जूडो नहीं लेकिन कराटे में भेजा था। तो एक दिन 2 दिन गई नहीं, पापा बहुत मारते हैं। पर हो गया। कराटे में ना थोड़ा डिफरेंट है। हम्म, कराटे इज अ पंचिंग, पर हम्म, जूडो पंचिंग, जूडो टेक्निक। अच्छा। जूडो में आपको अपनी टेक्निक भी लगानी है, माइंड भी लगाना है, और आपको दूसरे का भी समझना है। वैसे सबसे बड़ा क्या है रोल। मेजर डिफरेंस होता है इसमें, मतलब पंचिंग मतलब बॉडी आप टच और ताइक्वांडो में तो डायरेक्ट हम्म, पंचिंग करते हैं, किकिंग करते हैं, पर जूडो में नहीं करते। जूडो में आप डायरेक्ट, ये हमारा, हम टेक्निक से घूमते हैं। कोई भी टेक्निक हमने लगाई है तो मेन है जो हमने पकड़ा हुआ है ग्रिपिंग, उसके रोल से ही हम उसको टेक्निक मारते हैं। बहुत टेक्निक है, सिटिंग, स्टैंडिंग, आप बहुत टेक्निक है। टेक्निक के नाम तो मैं क्या ही बताऊँ। जैसे मेरा फेवरेट है, मैं माँ के कोमी मारती हूँ। डायरेक्ट पूरा घूम के टर्न करके एक पैर नीचे बैठ के डायरेक्ट मैं वो मारती हूँ। मैं इमेजिन कर सकती हूँ। सिर्फ मैं इमेजिन कर सकती हूँ। नहीं मतलब मैं आपको वैसे बता, जैसे एक जना खड़ा है, मैं ये हूँ, मैं ये पकड़ी, मैं उसको ये घूमूंगी, ये पूरा टर्निंग करूंगी, मेरा फेस भी इधर हो जाएगा, उसको लेके भी मैं इधर गिरूंगी, ऐसा। सही है, मुंह नहीं लगना है बिल्कुल। नहीं, बहुत सारी टेक्निक है। मतलब ये तो मैंने अपनी फेवरेट बताई है, और लोग बहुत मारते हैं, पर ये मेरा फेवरेट है, मतलब मैं ज्यादा कर अप्लाई करती हूँ। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग था। ये जो रेगुलर जूडो है और प्यारा जूडो है, इसमें क्या अंतर है? रेगुलर जूडो मतलब, अगर देखो आप किसी के साथ सॉफ्ट से खेल रहे हो, अगर कोई आपका पार्टनर भी है, आपको जिसके साथ आप खेल रहे हो, आपको खुद भी बच के रहना है इंजरी से, उसको भी बचा के खेलना है, तो समझ लो वो प्यारा जूडो। अगर आप किसी के साथ खेल रहे हो कि नहीं कुछ भी लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, इंजरी हो जाए, तो थोड़ा सा नॉर्मल जूडो। वो रेगुलर हाँ वाला रेगुलर, रेगुलर जूडो हाँ होता है। कह सकते। अच्छा। वैसे तो रेगुलर दोनों ही हैं, पर ज़्यादातर मेरा मानना ये है कि आप, क्योंकि पार्टनर के बिना आपका जूडो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको टेक्निक लगाने के लिए कुछ भी, मतलब वार्म अप से लेके आपको फाइट तक के लिए पार्टनर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पार्टनर ही नहीं होगा तो आप जूडो नहीं कर पाओगे। इसीलिए चाहे कोई भी पार्टनर हो, उसके साथ सॉफ्ट खेलो बहुत ज़्यादा, और इंजरी से बच के, सबसे इम्पोर्टेंट है इंजरी, या उसे बता के, क्योंकि आप अभी उसके साथ प्रोफेशनल नहीं खेल रहे हो, तो उसे बता के कि मैं ये टेक्निक कर रहा हूँ या कर रहा हूँ थोड़ा सा सेफली, और या उसके पास कोई इंजरी है, वो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी इंजरी में सेफ रह के खेलो। और इसमें आपके जो कोच होते हैं, आपके जो ट्रेनर होते हैं, उसका क्या, उनका क्या रोल होता है? वो कहाँ तक आपका, मतलब जब आप गेम में उतरते हैं तो उनका क्या रोल होता है? देखो एज अ ब्लाइंड पर्सन मैं देखूं तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ब्लाइंड पर्सन क्या, कोच की का तो एक जीवन में, मतलब आप ये कह सकते हो कि पेरेंट्स से ऊपर वो हो जाते हैं कई बार, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें कब चोट लगी है, कहाँ चोट लगी है, कैसे चोट लगी है। पेरेंट्स को तो हम नहीं भी बताओगे ना तो उन्हें नहीं समझ आएगा, पर वो हमारे प्रैक्टिस से ही समझ जाते हैं कि हमें चोट लगी है। हम उन्हें नहीं बता रहे हैं या कुछ है, कुछ दिक्कत है, वो 4 बार हमें फ़ोन करके पूछेंगे कि क्या दिक्कत हुई है, कुछ हुई है। मतलब आप एक बैक बोन बोल सकते हैं उनको। वो सबसे बड़ा रोल होता है उनका। तो मतलब 57 से भी मैं बताती हूँ आपको कि मैं पहले डाउन भी आई हूँ। जब मैंने दोबारा स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो पहले मैं डाउन आई, मैंने 12 केजी लूज़ किया, उसमें मेरे को 1.5 साल लग गया लूज़ करने में, क्योंकि वो मैं डायरेक्ट डाइट से नहीं कर रही थी, वर्कआउट से भी कर रही थी। मतलब मुझे था कि मैं अगर कुछ खाऊंगी ही नहीं, मतलब मैं वैसे वीकनेस नहीं लाना चाहती थी। मैं क्या आया, जिस मेरे कोच ने भी जब मुझे कराया तो उन्होंने मुझे डाइट के थ्रू, वर्कआउट के थ्रू ज़्यादा कराया। पर अभी जब मैंने वेट गेन किया तो मुझे तुरंत टूर्नामेंट खेलना था 2 महीने बाद। अब मुझे पता चला कि मेरी एंट्री -70, मतलब मैंने ही बोला कि मैं -70 खेलूंगी। जब मैं खेलने उतरी हूँ, मैं वहाँ पे देख रही हूँ सब लोग वेइंग दे रहे हैं, टूर्नामेंट से एक दिन पहले वेइंग देना होता है, अपना वेट दे रहे हैं सब। मैं सबका वेट सुन रही हूँ, 69, 69, 68, इससे ऊपर मेरा वेट 61। फर्स्ट टूर्नामेंट में 61। फिर मुझे लगा कि मैं तो इतनी, मतलब उन सब के सामने मैं अपने आप को बहुत हल्की लग रही थी। मुझे लग रहा था कि सब लोग मुझे बोले वेट गेन करना पड़ेगा तुम्हें, वेट, वो भी मैंने वेट जब दिया कम से कम 2 लीटर पानी पिया होगा मैंने, तब मैंने वो वेट दिया उस टाइम पे। फिर मेरा 61 वेट आया। फिर मेरे कोच बोले अगर देखो तुम्हें खेलना है 60 -70 तो वेट बढ़ाना पड़ेगा। वो टूर्नामेंट खेला, उस टूर्नामेंट में मेरा कोई मेडल नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब मैं ब्रॉन्ज मेडल फाइट हार गई थी, ब्रॉन्ज मेडल तक गई
ब्रॉन्ज मेडल फाइट हार गई। फिर वो बोले कि देखो तुम मत सोचो मेडल नहीं आया या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, ये देखो तुम 69 68 वाले खेल रहे हैं और तुम 61 हो, पर तुम अगर यही सोचोगी कि मुझे ये करना, पर तुम्हारा माइंड ही सेट नहीं था, तुम्हें पहले ही तुम डर गई कि ये 69 है मैं 61 हूँ, कि अगर तुम पावर से खेलोगी माइंड में ये रखोगी नहीं तो जीत सकती थी, इसीलिए तुम लूज हो गई। फिर उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने मेरे को वेट गेन करने पे, पहले मैं शुगर नहीं खाती थी, मैंने थोड़ा थोड़ा शुगर स्टार्ट किया लाइफ में। मतलब शुगर तो बहुत खराब चीज़ है, भले ही मैं किसी को नहीं बोलूँगी शुगर खाने के लिए, पर थोड़ा थोड़ा मेरा स्टार्ट हुआ। पर शुगर का क्रेविंग ऐसी है ना, उसे आप एक बार खाओगे तो वो आपको शरीर को 2 बार मांगेगा। मेरे साथ वैसे, पहले बिल्कुल नहीं खाती थी, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा खाना चालू किया। पहले 1 चाय स्टार्ट की, वो दिन की 2 चाय बन गई 2 चाय बन गई, वो बेड टीवी बन गई नाइट की भी, ऐसा हुआ। और वो धीरे धीरे 3 महीने में जब चेक किया 66 वेट कैसे बढ़ रहा है लगा, फिर जब चेक किया सिर्फ फैट बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, कोई मसल्स नहीं बढ़ रही। फिर कोच बोला क्या बढ़ रहा है, कोई फायदा नहीं ऐसे वेट बढ़ाने से। फिर उन्होंने मेरा वेट दोबारा से शुगर छुड़वाया, दोबारा से बढ़ाया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ उन्होंने मेरा वेट बढ़वाया। बोले प्रैक्टिस हार्ड करो, खाओ ज़्यादा, भले कैलोरी वाली चीज़ खाओ पर ऐसी चीज़ खाओ कि जो ताकत दे, जिससे कोई वो ना हो। जैसे फ्रूट्स, पहले मैं बनाना नहीं खाती थी, कैलोरी ज़्यादा है, पर अभी बनाना खूब खाती हूँ कि चलो, पर ये है कि मुझे लगता है कुछ अच्छा। पीनट बटर ज़्यादा नहीं खाती थी, पहले सिर्फ 1 स्पून खा लिया तो, पर अभी 3-4 स्पून खा जाती हूँ। ऐसे मतलब हेल्दी फैट जो ज़रूरी थे, उससे मैंने अपना वेट गेन किया। यूजुअली पिज्ज़ा बर्गर खा के नहीं किया? थोड़ा बहुत खाया वो भी, पर मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, पहले पर जब 57 में थी तो नहीं खाती थी बिल्कुल ही। मतलब 1 साल तो शुगर क्या होता है नहीं पता था, पर जब शुगर नहीं खाते ना तो बहुत अच्छा लगता है। पर वो आपको चेंजेस अपनी बॉडी में दिखते हैं, आपका स्किन अच्छा हो जाता है, आपकी बॉडी अच्छी हो जाती है, फुर्ती आ जाती है। पर जब शुगर स्टार्ट करते हैं तो वही बताया ना मैंने कि क्रेविंग बार बार होती है। शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तो खाना भी नहीं चाहिए। नहीं खाना चाहिए। वेट बढ़ाना है तो बिल्कुल खाना चाहिए। नहीं 2 बार नहीं 4 बार मेरी तरह नहीं, मेरे तरह नहीं खाना चाहिए। मैंने गलत वे से बढ़ाया वेट, पर वो फिर देखो मेरे को नुकसान हुआ ना, वापस से मुझे दोबारा करना पड़ा। अभी हार्ड ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बढ़ाना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जिम अच्छा करो और खाओ खूब, सिर्फ और हेल्दी फैट खाओ। लेकिन इन सब में मुझे ये अच्छा लगा कि चाय पी के वेट बढ़ा। नहीं वो मैं क्रेविंग बता रही हूँ। इंडियंस के लिए चाय इज लाइक प्यार है ना, तो चाय तो प्यार है। मैं बता रही हूँ ना, मैं घर पे जब रहते तो घर वाले ने एक बार पहले पता था पिएगी नहीं, जब उन्हें पता चला शुगर पे 1 कप सबकी आई है बन के, मेरी भी आ गई है, मैं मना करती थी पी ले कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं मतलब ऐसा हो गया मेरे लिए भी बनाना चाहे, फिर ऐसा आ गया मैं बोलती थी मेरे लिए भी बनाना चाहे। मतलब चाय का एक अलग प्यार है हम इंडियंस में ना। मेरे तो भाई वगैरह को अगर वो शाम का रात का चाय ना पिए, नींद नहीं आती उनको, बिल्कुल नहीं आती। अगर डेट पे चले जाओ, कोई बोल दे आई एम अ कॉफी पर्सन, चलो लास्ट डेट स्वाइप। पर मैं कॉफी पर्सन हूँ वैसे, मतलब मैं चाय कम थी मेरी। ओके, तो आपकी अभी तक की बिगेस्ट अचीवमेंट आपको क्या लगती है, जो आपको लगता है कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड, जो मुझे चाहिए था मैंने अब अचीव किया है? एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल। कौन से साल में? अभी 25 में। 25 अभी नवंबर। मतलब आप मानोगे नहीं, उस टूर्नामेंट के लिए मैं अपनी बहन की शादी छोड़ के गई हूँ। तो जब आप लोग अभी आप जैसे नेशनल खेल गए, इंटरनेशनल खेल गए, है ना, तो इसका क्या मेजर इम्पैक्ट, जब एक बीइंग अ गर्ल जब हम खुद को प्रूव करते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं? मेनली तो आप सबसे ज़्यादा चेंज आता है फैमिली में, क्योंकि जो परिवार पहले फैमिली को बोलता था कि तुमने इनको कहाँ छोड़ दिया, क्या करेंगे, पर वही आके फिर घर पे बधाई दे रहे होते जब आप मेडल लेके आते हो। मेनली तो जो पहले बोलते थे कि बस पढ़ा लिया घर में बैठेंगे, पर वही आज कहते हैं कि हमें भी कुछ बताओ, हमें अपने बच्चे को स्पोर्ट्स करवाना है। जब आके वो पेरेंट्स से पूछते हैं तो हमारे पेरेंट्स फिर हमारा नंबर होने देते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना। हाँ, मतलब पेरेंट्स के लिए तो मतलब शायद मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि पर पेरेंट्स के लिए शायद बहुत बड़ी है।
जैसे मतलब एक मुस्लिम फैमिली में थोड़ा सा और होता है कि थोड़ा सा बंद करके रखते हैं, कम एजुकेटेड भी कह सकते हैं। तो आप काइंड ऑफ एक आइडियल भी बन रहे हाँ हो सबके लिए, और हाँ आपको देख के मतलब सब लोग ये सोच रहे हैं कि चलो लड़की है बट लेट्स टेक अ फर्स्ट स्टेप और बढ़ने दो। हम बोलते हैं कि समाज में बहुत बड़ा चेंज आना है, तो वो चेंज हमेशा खुद से होता है, पहला स्टेप हमसे होता है, हमसे जैसे होता आपने है। लिया है ना। तो अब आपको देख के और 10 लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, और 10 पेरेंट्स इंस्पायर हो रहे हैं, वो अपने लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, बाहर जाने दे रहे हैं। इट्स लाइक अ बिग स्टेप विच आई वुड से कि आपने अचीव की है। मुझे था कि मुझे जो पहले हासिल करना है मैं वो हासिल करूंगी, हम्म, चाहे आपका फैमिली कितना भी सपोर्टिव हो या कुछ भी हो, पर आप थोड़ा सा जिम्मेदारियों में फंस जाते हो, मतलब जो मुझे पर्सनली लगता है। पर थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि ये जब बहुत बड़ी बात बोली आपने कि क्योंकि खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। इफ यू आर मैरिड ऑल्सो, इफ यू आर लाइक इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर डूइंग वॉट एवर, कुछ टाइम खुद के लिए निकालो ताकि हम लाइफ में आगे बढ़े और हमें जो चाहिए हम करें, है ना। बहुत सारी मेन लड़कियां घर पे बैठ जाती है। हाँ मेनली यही है कि जब हम अपने लिए ही टाइम नहीं निकालेंगे हम्म, तो सिर्फ हम दूसरों के लिए करते रहेंगे, तो हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या बिल्कुल। हमें जरूरत है, क्या नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत गेम खेले हैं। मैंने कबड्डी खेला, हम्म, कबड्डी, गोल बॉल, क्रिकेट, पर सब मैंने टीम इवेंट थे ज़्यादातर, इसीलिए मैंने नहीं खेला। नेशनल लेवल तक सब खेला है। क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट, अभी वर्ल्ड कप जीता है, तो कुछ टाइम पहले मैं उसका पार्ट थी, पर मैंने इसीलिए कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि एक टीम इवेंट था, बहुत टाइम नहीं। फिर मुझे लगा कि मुझे अपने लिए करना है, मतलब मेरा है कि अगर मैंने अच्छा नहीं खेला तो मैं अपने अंदर खुद गलती ढूंढूंगी, हम्म, तभी मैं उसे सुधार पाऊंगी। अगर मैं अपने अंदर गलती ही नहीं ढूंढ पाऊंगी तो मैं अपने आप को कभी सुधार नहीं पाऊंगी। ये बहुत टफ होता है लेकिन। पर खिलाड़ी को ये सबसे जरूरी सीखना चाहिए, हम्म, मतलब अगर वो ये कर लिया ना तो वो सक्सेस हो गया। बिल्कुल। तो ये सक्सेस मंत्र है आपका। हाँ अभी तक की आपकी ऐसी क्या वीकनेसेस है जो आपको लगती है कि हाँ ये मुझे कहीं तो वीक बनाती है, जब भी मैं शायद गेम के लिए तैयार हो रही हूँ, या कोई भी जैसे ओलंपिक के लिए आपको जाना है या कोई अदर गेम्स के लिए आपको प्रिपेयर होना है, तो व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपको वीक बनाती है और वो आप गेम के टाइम में अवॉइड करते हो करना। जैसे मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ तो कहीं ना कहीं एक मेरा ये नेगेटिव पॉइंट है, मतलब मुझे जो लगता है कि इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, हम्म, पर किसी किसी का नेचुरल होता है मुझे लगता है शायद वो मेरा नेचुरल है, तो ये थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट है कि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। इमोशनल होना अच्छी बात है, पर इमोशनल होना चाहिए। मतलब फिर शायद गेम के टाइम वीक बनाता होगा। हाँ ये हो सकता है, मतलब उस टाइम पे बहुत थॉट घूमते हैं दिमाग में, मेडल नहीं आया तो मतलब दोनों सिचुएशन आप लेके चल रहे होते हैं। हम्म, टारगेट मेडल ही होता है, पर सिचुएशन कई बार आ जाती है, बहुत बार नहीं भी आती है, हम्म, बहुत बार आती है। जैसे कई बार होता है पीछे कोच खड़ा हो, वो बोल रहा हो, तो कुछ नहीं आएगा दिमाग में, वो बोलेगा कि टारगेट। अगर कोच थोड़ा सा पीछे हो गया तो स्टूडेंट थोड़ा सा हिल जाता है, खिलाड़ी का फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। अगर कोच का सपोर्ट पूरा रहता है तो तब नहीं, मतलब वही बैकबोन वाली बात है कि अगर हम्म। कोच है तो फिर इतना ज़्यादा नहीं जो ज़्यादा बच्चे अभी शायद जैसे आपके बचपन में आपने तो एरर ट्रायल्स किए राइट, फिर आपने एक गेम चूज किया, तो अभी अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो हमें अगर देख रहे हैं, है ना, तो उनके लिए कोई ऐसा इजी पाथ वे आप बताना चाहेंगे कि अगर कोई ब्लाइंड है, कोई भी डिसेबल अगर कोई बच्चे हैं लेकिन उनको गेम में आना चाहिए, और उनको एक इनकरेज करने के लिए बोल दो और एक क्लियर पाथ कि कैसे वो जा सकते हैं जूडो में, क्या होना चाहिए उनका स्टेप। मेनली तो सबसे पहले तो अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है या तो उन्हें किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहिए। इंस्टीट्यूट से अगर उन्हें नहीं भी पता चले तो उनके पेरेंट्स को जहाँ से पता है, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। अगर उन क्योंकि बच्चे को इतनी जल्दी नहीं पता चलता, अगर उनके पेरेंट्स को पता चल रहा है तो वो इंस्टीट्यूट का पता करें। इंस्टीट्यूट का नहीं पता चल रहा, आप स्टेडियम में जाओ, आजकल हर स्टेडियम में पैरा की नॉलेज है ज़्यादातर, वहाँ से पता करो। अगर आपके आसपास कोई पैरा खिलाड़ी है, ज़रूरी नहीं है किसी भी गेम का हो, आपको चाहे पर्टिकुलर कोई भी गेम करना हो, पर आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, वो किसी ना किसी का कांटेक्ट दे देंगे। आपके आसपास में जो भी पैरा खिलाड़ी हो उससे पूछो,
उससे बातचीत करो, कांटेक्ट करो, मैसेज करो, आजकल तो सोशल मीडिया का है, कैसे भी करके मतलब जुड़ने की कोशिश करो। अच्छा, तो ये जैसे कॉलेज स्कूल टाइमिंग का होता है, तो जो ब्लाइंड बच्चे, उनके क्या मेजर चैलेंजेस ऐसे होते हैं? होता है मोस्टली ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग क्योंकि आपको नहीं पता, आप अपने कन्वेंस से इतने ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि फंडिंग का प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ का प्रॉब्लम है, आप लोकल कन्वेंस ही ढूंढोगे। बस हो गया, मेट्रो हो गया, ट्रेन हो गया, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप किसी भी बस स्टॉप वगैरह पे देखोगे ना, तो वो बस स्टॉप नहीं बोलता कि कौन से बस की नंबर आ रही है। हम्म। सबसे बड़ा चैलेंजेस है ये। नॉर्मल आप रोड पे चल रहे हो, आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, आपको नहीं पता ना हम्म। कि कुछ भी हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये थोड़ा सा है, हम्म। पर अभी तो वैसे काफ़ी डेवलप हो रहा है। पर जो एक है थोड़ा सा ट्रैवलिंग का, जो मुझे लगता है कि वो है लोकल कन्वेंस में मेनली। अभी भी मैं बस से थोड़ा डरती हूँ, मुझे लगता है ट्रेन सेफ है, और बस थोड़ा मुझे डर लगता है ज़्यादा पर्सनली, बस में वो डर लगता अनाउंसमेंट है। जहाँ पे होते हैं, इट्स सेफ हाँ, यू वो फील। सेफ थोड़ा लगता है, और बस का थोड़ा सा लगता है कि कोई सोचे अच्छा दिख नहीं रहा है, पीछे बैग में से कुछ निकाल ले, थोड़ा सा माइंड में थॉट, क्योंकि जब घटनाएं होती रहती है ना, तो वो माइंड में रहती है। तो ट्रेनिंग के सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या होते हैं एज अ जूडो प्लेयर? ऐसा जूडो प्लेयर इंजरी से सेफ, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल गेम है, थोड़ा इंजरी वाला गेम है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इंजरी से सेफ खेलना पड़ता है। रिकवरी एक्चुअली आपकी होती कैसे है? फिर इसके लिए कितना टाइम आपको लग जाता है, या फिर रिकवरी फेज़ में आपका इमोशनल फेज़ भी आ जाता है? तो इसके लिए कैसे आप, मतलब इन चैलेंजेस को भी कैसे आप फेस करते हो? देखो, एक रिकवरी तो वैसे हो गई कि आपने एक दिन रेस्ट कर लिया, वो रिकवरी हो गई। आपने आइस बाथ ले लिया या हीटिंग कर लिया, वो डिपेंड करता है आपको किस प्रकार की ज़रूरत है, कैसे रिकवरी की ज़रूरत है, उस अकॉर्डिंग कर लिया। अगर उसी के अकॉर्डिंग इंजरी देखो, बाई चांस इंजरी हो गई, वो इंजरी डिपेंड करती है कि आपकी कितने दिन में जाएगी। कुछ इंजरी होती है 1 वीक ले लेती है, कुछ इंजरी 1 ईयर ले लेती है। मैं आपको अपना इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा ये पैर था, मतलब एंकल ट्विस्ट हुआ, उस समय लगा कुछ इंजरी नहीं है, पर वो उसके बाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे को 2 मंथ्स का, मतलब मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही थी। और उसी के साथ मैंने मैच खेलती गई, तो वो थोड़ा और बढ़ गई। क्योंकि इंजरी के साथ अगर आप उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे, उसका रिहैब नहीं करोगे, तो वो प्रॉपर इंजरी बढ़ जाती है। खिलाड़ी के लिए जितना इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेस्ट है। अगर चलो हमें कोई लेवल पे नहीं भी जाना है, लेकिन एक जूडो गेम के लिए आप ऐसा क्या बोलना चाहेंगे कि हाँ, एटलीस्ट बेसिक्स हर कोई लड़की को सीखने चाहिए, हर कोई मतलब सबको सीखने चाहिए? सेल्फ डिफेंस के लिए तो सबको सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए। क्योंकि आजकल किसी के भरोसे नहीं, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, वही है। सेल्फ डिफेंस तो ज़रूरी है कि आप कहीं भी जा रहे हो, आपको नहीं, आपको किसी को लेकर जाना पड़े या कुछ भी हो। तो एक दिन, मतलब एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे भाई बोला, मैंने बोला तू कहाँ हो रहा है रेडी जाने के लिए? आपके साथ हो रहा हूँ रेडी जाने के लिए। तो मेरे पापा बोले तू क्यों जाएगा? तो बोले बाजी अकेली जा रही है ना। तो पापा बोले तू बैठ जाइए, खुद अपना ध्यान रख लेगी। बोले तू घर ही नहीं है, खुद रख ली, खुद चली जाएगी। नहीं, वो तेरे साथ आ जाएगी। तेरा ध्यान वो तो रख फिर लेगी। मैं बोली हाँ चल ठीक है मैं अकेले जाती हूँ। मैंने खुद 3 साल जापानीज कोच से सीखा है जूडो। अब कोई और गेम में आप देखो, अगर आप 2 मिनट भी लेट हो गए तो वो आपको एंट्री देंगे। जूडो एक ऐसा गेम है, आपको मैट पे ही नहीं चढ़ने, हमें नहीं चढ़ने देते। 2 मिनट लेट होते थे। डिसिप्लिन सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने वहां से सीखा है। चाहे तुम 10 मिनट पहले आके बैठो, 5 मिनट आके पहले बैठो, पर 2 मिनट लेट हुए ना, तुम्हें क्लास नहीं समझ, फिर तुम्हें समझ आ जाता है कि एक दिन वर्कआउट छोड़ने का क्या नतीजा होता है, कि आपको कैसे चलना है, सबके साथ सेम एक्सरसाइज करनी है, सेम चीज़ें है, मैट की रिस्पेक्ट करनी है। अपना मैट है, उसे आके हम खुद साफ कर रहे हैं, मतलब वो ही हमारी पूजा है, वो ही हमारा सजदा है। मेनली हमारे लिए वही है सब कुछ। ऐसा नहीं कि हम मैट पे खा रहे हैं, हम कभी नहीं खाते मैट पे, जो मतलब उसकी एक रिस्पेक्ट है। वही है कि मतलब डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा जूडो ने मुझे दिया है। आप वरना देखोगे कहीं भी टूर्नामेंट हो रहा है कि लोग खा के वही छोड़ देते हैं,
पर आप जूडो हॉल में ज़्यादातर आप कभी भी देखोगे, जूडो हॉल में ऐसा नहीं दिखेगा। जूडो के ज़्यादातर जितने भी खिलाड़ी होंगे उनको पता होता है कि मैंने खाया, तो मैट पे आपको कभी नहीं दिखेगा, कभी मैट पे नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। मतलब मैंने अपने टाइम में मतलब कभी नहीं देखा, कभी नहीं। वो खाएंगे भी तो अपना बाहर फेंक के आएंगे, मैट पे कभी नहीं खाते, ना कभी पानी तक भी नहीं पीते। गुड डिसिप्लिन। हाँ, मतलब ये तो हमें घर में भी फॉलो करना चाहिए वैसे, बट यूजुअली लोग नहीं करते नहीं करते हैं। वो ये कहीं पे भी बैठ के खा लो, बेड पे हाँ। बैठ के खा लो, सोफे पे बैठ के खा लो। एज अ एथलीट आपको क्या लगता है कि एक पिक्चर बन जाती है लोगों के सामने कि ये तो गोल्ड लेके आया है, ये एशियन गेम्स में चैंपियन है, ये ओलंपिक होके आया है ना? तो रियलिटी वर्सेस फैक्ट क्या है? देखो, जब तक आप एक नीचे होते हो ना, तब तक आपको कोई नहीं जानता। जब आप एक बड़े लेवल में मेडल लाते हो तो आपको सब जानती है, सब जानते हैं। तो आपके पास स्पॉन्सर भी होंगे, गवर्नमेंट भी होगी, गवर्नमेंट का फंडिंग भी होगा, गवर्नमेंट आपको जॉब देने के लिए तैयार भी होगी, सब कुछ होगी। पर आप जब तक गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे ना, मेडल नहीं दे रहे हो, सिर्फ टूर्नामेंट खेल रहे हो, तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप मेडल दे रहे हो, अब तो खैर गवर्नमेंट में हर स्टेट में पॉलिसी बहुत अच्छी है स्पोर्ट्स के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि स्पोर्ट्स, एबल बॉडी स्पोर्ट्स, पैरा स्पोर्ट्स, दोनों को सेम समान है। हर स्टेट में ज़्यादातर जो उनको दिया जा रहा है वही उनको दिया जा रहा है। कुछ ही जगह पर होगा ऐसा कि जैसे पॉलिसी में लिखा है और नहीं दिया जा रहा है। वैसे ज़्यादातर एशियन गेम, ओलंपिक्स, बड़े टूर्नामेंट का तो सेम पैसा मिलता है। पैसा, जॉब का भी प्रॉब्लम है, जो मतलब मुझे फील होता है, जो मैंने देखा भी है। कुछ कम खिलाड़ियों को जॉब दी जाती है, ज़्यादा को नहीं दी जाती। जॉब ऐसे क्या कि गवर्नमेंट जॉब हो गई, जैसे और कोई एबल बॉडी वाला लेके आया मेडल तो उसको मिल जाती है इजीली। पैरा खिलाड़ी को कम मिल पाती है। उसको लगता है, जैसे आप मान लो किसी को डीएसपी बना दिया तो वो बोलेगा अच्छा पैरा है तो वो कैसे करेगा, थोड़ा सा ये फैक्ट आ जाता है, उसके लिए सोचना पड़ता है। पर वो फिर सोचता ही रह जाता है, वो मिलती ही नहीं जॉब। मिलती नहीं। उस समय तो बोल दिया जाता है पर वो बाद में नहीं मिलती। आपकी लाइफ के रिग्रेट्स क्या रहे हैं? जिस टाइम पे मैंने 2012 से लेके 14-15 तक स्पोर्ट्स नहीं किया, मतलब जब मुझे लगा कि मुझे स्टडी करनी चाहिए, वो मतलब वो मुझे लगता है कि वो मैंने अपनी लाइफ के 3-4 साल खो दिए। शायद मैं करती तो मैं कहीं और होती, शायद तब एथलेटिक्स ही कर रही होती शायद उस टाइम पे। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था ना 100 मीटर, उस टाइम पे पैरा ब्लाइंड लड़की कोई नहीं थी मेरे टाइम पे। क्योंकि 2009 में किसी ब्लाइंड लड़की का नाम नहीं है, मैं फर्स्ट थी। हमेशा मैं सबसे पूछती हूँ एक मैसेज टू द ऑडियंस जो हमें देख रही है, कि आप क्या देना चाहेंगी? मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सेल्फिश बन जाओ, सिर्फ अपने लिए। अगर आप अपने लिए नहीं करोगे ना तो आप किसी के लिए नहीं कर पाओगे। और जो और कोई छोटे हैं जिनके पास कोई भी, मतलब सिर्फ ये पैरा की बात नहीं कर रही, ब्लाइंड पर्सन की बात नहीं कर रही, अपने बच्चों को समझो, जिसको जो करना है उसे उस चीज़ में बढ़ने दो। सपोर्ट क्योंकि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा होता है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो बच्चे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हर किसी बच्चे को ना तभी पता चलता है जब वो करता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेनली तो यही है कि अपने लिए सबसे पहले करो। बिल्कुल। तो यही हमारा सेशन था आज का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत जल्दी मिलेंगे हम और थोड़ी सी एडिशनल स्टोरीज के साथ और थोड़ी अचीवमेंट्स के साथ देश को भी दिखाएंगे कि जरूर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मेडल लेकर। मेडल लेकर आएंगे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मेडल लेके आ तो नहीं सकती लेकिन देख सकती हूँ।